गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आप लोग के साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी डेटा स्ट्रक्चर की क्या होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एंड जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर थे उनके बारे में बताया था और एरे को एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आप लोग के साथ जो एक डेटा स्ट्रक्चर है एरे के अलावा स्टैक, उसको डिस्कस करूँगी। स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होती है, पहले हम एक इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं जो रियल वर्ल्ड में जो एग्जाम्पल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप प्लेट्स घर में रखते हैं या जो प्लेट्स आप रखते हैं तो एक के ऊपर एक ऐसे करके आप प्लेट्स को रखते जाते हैं। अगर आप डेक ऑफ कार्ड्स की बात करें तो एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, फिर चौथा, जो लास्ट जो ऊपर जैसे आप लोग को यहाँ पे क्वीन वाला कार्ड दिख रहा है तो ये सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है, सबसे बाद में आपने रखा है इसलिए सबसे ऊपर है। अगर इस वाली फिगर की बात करें तो जो ये वाली प्लेट है ये सबसे बाद में रखी गई, पहले ये रखी गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अगर आप प्लेट को उठाएंगे तो सबसे पहले आप कौन सी वाली प्लेट को उठाएंगे? आप सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट को उठाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें सीडी, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप सीडी या डीवीडी लेने जाते हैं तो उसमें एक स्टैक टाइप का एक बीच में डंडा होता है, उसमें हम लोग जो है सीडी को इंसर्ट करते, बीच में सीडी में होल होता है तो उसको हम डालते जाते हैं। तो जो सीडी सबसे पहले इंसर्ट हुई फिर दूसरे नंबर पे इंसर्ट करेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली। अगर आप लोग को कोई सीडी यूज करनी है तो आप कौन सी सीडी को यूज कर पाएंगे? जो सबसे ऊपर होगी, यानी जो आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट करी होगी। अगर आपको वो वाली सीडी को इंसर्ट करना, यूज करना है जो आपने सबसे पहले इंसर्ट करी, तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसके पहले आपको उसकी जो पहले वाली सीडी है उनको निकालना पड़ेगा। कपड़ों की तय जैसे हम बनाते हैं तो 1 बाई 1 करके रखते हैं, अगर हम बीच से निकालेंगे तो पूरा बिगड़ जाता है, तो सबसे ऊपर वाले को ही हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो बच्चों के टॉयज भी आते हैं जिसमें वो डिफरेंट साइज की जो रिंग होती हैं वो एक स्टैक में रखी जाती हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली रिंग पहले, फिर देन छोटी 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 इस तरीके से रखे जाते हैं। तो अगर तो वो सबसे लास्ट वाली जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो मेरा ये एग्जाम्पल लेने के पीछे मोटिव ये है कि आप स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि स्टैक में जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा आप सबसे बाद में डालते हैं उसको आप सबसे पहले यूज कर पाएंगे। यानी ये प्लेट सबसे बाद में आप लोगों ने इंसर्ट करी है तो इसको अगर यूज करना है तो इसको सबसे पहले आप उठाएंगे। जो सबसे पहले वाली प्लेट है उसको आप नहीं उठा पाएंगे, नहीं तो ये सब टूट जाएंगी। तो स्टैक क्या है? वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी जो डेटा सबसे पहले इंसर्ट होता है वो सबसे लास्ट में हम उसको यूज कर पाते हैं, और जो सबसे लास्ट में डेटा इन होता है उसको हम पहले यूज कर पाते हैं। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन में जो भी एलिमेंट को ऐड करने का जो ऑपरेशन होता है इंसर्शन, उसको हम पुश ऑपरेशन, उसकी जगह, इंसर्शन की जगह हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? पुश। एंड अगर हमें डिलीट करना है कोई भी आइटम तो हम उसके लिए पॉप टर्म यूज करते हैं डिलीशन के लिए। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप बताएंगे इस तरीके से आप एग्जाम्पल देंगे तो ये जो डेटा एलिमेंट है ये आपने सबसे पहले इंसर्ट किया होगा, फिर ये किया होगा सेकंड नंबर वाला, देन ये, फिर ये, फिर ये। तो ये जो एंड होता है स्टैक में इसको टॉप, टॉप बोलते हैं। एलिमेंट को इंसर्ट डालने के प्रोसेस को पुश बोलते हैं एंड एलिमेंट से रिमूव करने के प्रोसेस को पॉप बोलते हैं। इस एलिमेंट को हम सबसे पहले निकाल लेंगे और ये सबसे बाद में आया था। तो ये एग्जाम्पल आपको स्टैक में देने हैं। तो स्टैक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपको याद रखनी है, जो लीफो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये वाइवा में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है या इंटरव्यू में भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो पूछते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लीफो जो स्टैक है वो लीफो है। अब बात करते हैं क्यू की।
क्यू आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह क्यू बनाते हैं, जब बैंक काउंटर पे बनाते हैं, बिलिंग काउंटर पे बनाते हैं, टिकट जब लेते हैं तब बनाते हैं, वन वे रोड में जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, जो कार है, तो यहाँ पे देखिए जो कार पहले लाइन में क्यू में जो पहले खड़ी होगी वो ही पहले निकलेगी। बिलिंग काउंटर पे जो भी पर्सन पहले खड़ा होगा वो ही उसकी ही बिलिंग सबसे पहले होगी। तो क्यू किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी जो एलिमेंट पहले आता है वो ही पहले बाहर निकलता है। एंड इसमें जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है उसको एनक्यू बोलते हैं और डिलीशन ऑपरेशन को डीक्यू बोलते हैं। तो स्टैक और क्यू बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे स्टैक के लिए लीफो यूज करते हैं, क्यू के लिए फीफो, उसमें इंसर्शन को पुश बोलते हैं, डिलीशन को पॉप, इसमें एनक्यू और डीक्यू के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों से कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पूछे तो आप स्टैक का भी दे सकते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया, टॉयज वाला, बच्चों के टॉयज वाला, सीडी वाला, एंड कपड़ों की तह वाला, प्लेट्स वाला, कार्ड्स वाला। और ये इस क्यू में आप दे सकते हैं, जहां भी क्यू आप लगाते हैं, कॉलेज में लगाते हैं, बिलिंग काउंटर पे लगाते हैं, बैंक में लगाते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो टिकट काउंटर पे लगाते हैं, तो जो भी आदमी पहले खड़ा होगा क्यू में वो ही उसी का ही काम पहले होता है। नेक्स्ट हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होते। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एरे में जो डिसएडवांटेज थी उनको रिमूव करने के लिए आया। अब एरे में जो डिसएडवांटेज थी उसमें ये था कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन डिफिकल्ट था, उसमें हमें साइज को पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या था कि अगर हमने ज़्यादा स्पेस पहले डिक्लेयर कर दिया और हमने एलिमेंट कम स्टोर किए तो बहुत सारा स्पेस वेस्ट चला जाएगा। अगर हमने कम स्पेस दिया और हमें बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर करना है तो वो हमारे लिए सफिशिएंट मेमोरी स्पेस नहीं रहेगा, तो हमें दूसरा कोई एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम थी उसमें। तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें रन टाइम पर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। जब भी कोई नया डेटा आता है तो रन टाइम पर उसको मेमोरी एलोकेट करके उसको स्टोर की जाती है। इसमें एक नोड होता है। लिंक लिस्ट किससे मिलकर बनी होती है? नोड से मिलकर बनी होती है। नोड के दो पार्ट होते हैं, इस पूरे को हम एक नोड बोलेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, पहले वाले पार्ट को हम डेटा पार्ट और दूसरे वाले पार्ट को हम लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट कहते हैं। डेटा आइटम को हम इन्फो पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में आप लोग क्या बताएंगे कि लिंक लिस्ट is a linear data structure in which the elements are not stored at contiguous memory location. लिंक लिस्ट में नोड होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम रेफर करते हैं डेटा से या इंफॉर्मेशन से, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट या एड्रेस या लिंक पार्ट से रेफर करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। अब ये होता क्या है, ये एक नोड है, इसमें जो डेटा वाला पार्ट होता है, डेटा आइटम वाला डेटा फील्ड, ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। और जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा क्या करता है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। जैसे ये वाला नेक्स्ट नोड है, ये वाला जो नेक्स्ट फील्ड है, इसमें किसका एड्रेस रहेगा? इसमें इस वाले नोड का एड्रेस रहेगा। इस वाले में किसका एड्रेस रहेगा? इस डेटा का एड्रेस रहेगा। इस वाले नेक्स्ट नोड में इस डेटा के पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, इसलिए इसमें किसी का भी एड्रेस नहीं रहेगा, ये नल को रेफर करेगा। सपोज ये हमारा 1000 वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, सपोज ये हमारा 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, और सपोज ये हमारा 3000 इसकी मेमोरी लोकेशन है। कुछ भी हो सकती है, आप एट रैंडम कोई भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक इसमें अलग से पॉइंटर होता है हेड, जिसमें केवल फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। तो हेड में किसका एड्रेस रहेगा? फर्स्ट नोड का, जो कि क्या है, ये हमारा है 1000।
ठीक है। हेड में क्या रहेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 1000। उसके बाद यही नोड हमें बताए, उसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हर एक नोड हमें रास्ता दिखाता चलता है, यानी हर एक नोड हमें बताता है कि नेक्स्ट नोड हमें मेमोरी में कहाँ मिलेगा। तो नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर रहेगा 2000, इस वाले में किसका एड्रेस स्टोर रहेगा 3000, और लास्ट वाला किसको स्टोर करेगा, लास्ट वाला नल को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से बनी होती है और इस तरीके से काम करती है। अब इस तरीके से हम लोग एक लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिलहाल इसका बहुत टाइप की लिंक लिस्ट होती हैं, वो एक इसका पूरा ही चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ट्रेवर्स कैसे करते हैं, एंड उसको उसमें इंसर्शन डिलीशन किस तरीके से करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी थर्ड चैप्टर है लिंक लिस्ट का, उसमें देखेंगे। फिलहाल हमें लिंक लिस्ट की बेसिक यहाँ पे बता देना है कि क्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्री। जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम पीछे अगर अपनी फिगर की बात करें तो जो ट्री है, देखिए ट्री नॉन लीनियर पार्ट में है और ग्राफ भी, तो अगर यहाँ पे हम करें तो जो ट्री है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें भी नोड होते हैं और वो नोड क्या बताते हैं, वो नोड डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इसमें बहुत सारे नोड होते हैं, ये नोड आपस में एजिस से कनेक्टेड रहते हैं, जो ये लाइन है इसको हम एज बोलते हैं। अब जो सबसे ऊपर वाला, इसको ट्री क्यों बोला गया, क्योंकि ट्री की टाइप का है। सबसे पहले आपने देखा होगा सॉरी कि जो ट्री होता है वो इसको ऑपोजिट आप डायरेक्शन में देख घूम के देख लीजिए, सोचिए, ये इमेजिन करिए उल्टा है, तो ट्री में सबसे पहले रूट होता है, देन उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो ये उल्टा है। इसमें क्या है, ये मतलब इसका रूट, जो सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है उसको रूट नोड कहते हैं, बाकी उसके कितने भी जो ये नोड रहते हैं जो इससे कनेक्टेड रहते हैं, ये इसके चाइल्ड नोड कहलाते हैं। तो जैसे ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड, किसी भी ट्री के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हैं, किसी किसी में 2 होंगे, तो जिसमें 2 होंगे तो आप उसको कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, जैसे ये लेफ्ट चाइल्ड और इसको राइट चाइल्ड। अब इस जो कोरस्पॉन्डिंग, इस नोड के कोरस्पॉन्डिंग जो ए है वो पेरेंट है, बी का पेरेंट कौन है ए, सी का पेरेंट कौन है ए, डी का पेरेंट कौन है ए। बट अगर हम ई के कोरस्पॉन्डिंग मतलब ई के उसमें बात करें रेफरेंस में, तो बी ई का पेरेंट है और एफ का पेरेंट है, जी और एच का पेरेंट डी है और सी का कोई भी चाइल्ड नहीं है। ई और एफ जिनके फर्दर आगे कोई भी चाइल्ड नहीं होते वो लीफ नोड कहलाते हैं, जैसे ई एफ सी जी एच, ये हमारे लीफ नोड हैं। जो भी डेटा इसमें स्टोर रहता है उसको हम की कहते हैं। अब ई और एफ को हम सिबलिंग कहते हैं और जो सी है वो ई का अंकल है। ये भी टर्मिनोलॉजी में जो ट्री चैप्टर आएगा उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग को एक इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बनानी है, फिगर बनानी है, और उसमें आप लोग को बस इसी फिगर को देखते हुए एक्सप्लेन करना है कि इस फिगर में हमारे इतने नोड हैं और ये जो सबसे ऊपर वाला जो नोड है वो रूट नोड कहलाता है, बाकी उसके मतलब चाइल्ड कहलाते हैं। अगर 2 ही चाइल्ड होते तो जो ये वाला है ये हमारा लेफ्ट ट्री, लेफ्ट सब ट्री कहलाता, और सॉरी ये वाला सी नहीं है इंक्लूडेड, तो ये हमारा राइट सब ट्री कहलाता। तो उस सब ट्री का ये वाला उसके रेफरेंस में ये रूट हो जाता। बट फिलहाल उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे, उसमें कह देंगे कि रूट नोड है और ये हमारे क्या है उसके चाइल्ड है। ए बी का पेरेंट है और ई के रेफरेंस की बात करें तो ए क्या है, इसका ग्रांड पेरेंट है। जैसे जो भी हायरार्की हम लोग अपने रिलेशन में यूज करते हैं कि अब जो हमारे पेरेंट के जो पेरेंट होते हैं उनको ग्रांड पेरेंट बोलते हैं, तो इसमें क्या है तो ई बी का पेरेंट है और ई का पेरेंट बी है, तो ए क्या होगा, ई के रेफरेंस में ए ग्रांड पेरेंट होगा। अब बात आती है ग्राफ की।
ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि किससे मिलकर बना होता है, नोड्स एंड एजेस से मिलकर बना होता है। इसको ट्री भी बोलते हैं, बट ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होती, जैसे क्लोज्ड पाथ नहीं होता, जहां से शुरू होता है ग्राफ में हम वहां पहुंच जाएंगे, बट ट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्री में देखना आप सब ओपन है, कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है। तो इसको भी हम ग्राफ बोल सकते हैं, बट इस वाले ग्राफ को हम ट्री नहीं कह सकते। अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो वो हमारा ट्री नहीं होगा। तो ये फिलहाल हमारा क्या है, ग्राफ है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड पाथ है। अब ये ग्राफ क्या होता है, वर्टेक्स और एजिस से मिलकर बना होता है। इसमें कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो वर्टेक्स को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एजिस को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको अगर हमने नाम दे दिया E1, ठीक है, यहाँ पे सही से नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, ये E1, ठीक है, ये इस एजिस को आप नाम दे सकते हो E2, इसको आप नाम दे सकते हो E3, इसको आप दे सकते हो E4 एंड ये हमारी E5। 5 ही वर्टेक्स एंड 5 ही एजेस हैं। तो आप कैपिटल ई रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वर्टेक्स, वो सॉरी सेट ऑफ एजेस। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, E1 कोमा E2 कोमा E3 कोमा E4 कोमा E5। E1 क्या है, ए और बी को कनेक्ट कर रही है, E2 किसको कनेक्ट कर रही है, ए और सी को, E3 सी और डी को, E4 बी और डी को, और E5 किसको रिप्रेजेंट करिए, डी और ई को, या ED कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। फिलहाल आप ED लिखें या DE लिखें, बात सेम रहेगी। तो अगर आप लोग को ये आ गया क्वेश्चन में, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर ये आता है कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है, एक्सप्लेन करो कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप लोग को आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इनके बारे में हम अलग अलग चैप्टर है, ग्राफ का भी एक कंप्लीट चैप्टर है जो काफी बड़ा है, ट्री का भी कंप्लीट चैप्टर है जो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमें बस बेसिक बताना है कि ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट नोड्स एंड एजेस। इसमें जो वर्टेक्स का सेट होता है उसको कैपिटल वी एंड जो एजेस होती है उनको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 5 वर्टेक्स एंड 5 एजेस है, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता था, ठीक है, तब इसमें 6 एजेस हो जाती, इसको हम नाम दे देते E6, और E6 किसको रिप्रेजेंट करती, बी और ई को रिप्रेजेंट करती। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को कोई भी इस तरीके से कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर में क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, अपडेशन, सॉर्टिंग और मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। क्रिएशन क्या होता है, जब भी कोई नया डेटा इनिशियलाइज या क्रिएट किया जाता है तो वो क्रिएशन कहलाता है। इंसर्शन ऑपरेशन जैसा नाम है बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपल बता देना है कि क्या होते हैं। इंसर्शन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में नए एलिमेंट को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंसर्शन कहते हैं। डिलीशन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में किसी एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव या डिलीट करने के प्रोसेस को डिलीशन कहते हैं। सर्चिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें हम जो भी डेटा स्ट्रक्चर होती है उसमें किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च करते हैं। अगर वो आइटम मिल जाता है तो हम कह देते हैं सर्च इज सक्सेसफुल, और जिस भी लोकेशन पे मिलता है या जहां भी मिलता है तो बता देते हैं। अगर वो आइटम नहीं मिलता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, जो भी हमने यूज किए पहले देखी है अभी, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ, तो हम कह देते हैं कि सर्च इज अनसक्सेसफुल। अब फिर आता है अपडेशन। अपडेशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो जो भी चेंजेस होते हैं वो अपडेशन कहलाते हैं। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है किसी भी अगर हम डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें, अगर हम जो भी हमें डेटा अवेलेबल है अगर हम उसको अरेंज करें इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसको जो प्रोसेस होता है उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। पर्टिकुलर ऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे अगर नाम दिए हैं तो अगर हमने अल्फाबेटिकली स्टोर कर दिए A to Z की फॉर्म, A to Z की सीक्वेंस में, या अगर डेटा न्यूमरिक है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये सब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा सॉर्टिंग कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारा मर्जिंग। मर्जिंग में क्या रहता है कि मर्जिंग ऑपरेशन में दो डिफरेंट सॉर्टेड सेट्स के डेटा एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नाम सेम है बट इंसर्शन इन एरे डिफरेंट होगा, इंसर्शन इन स्टैक में या उसमें लिंक लिस्ट में। तो हर एक में जो डिलीशन ऑपरेशन, जैसे डिलीशन ट्री में डिफरेंट तरीके से होगा, उसकी एल्गो अलग होगी। मतलब इसका क्या मतलब है कि डिलीशन डिलीशन मीन्स डिलीशन अलग तरीके से होगा ट्री में, ग्राफ में, लिंक लिस्ट में। तो अगर अलग तरीके से होगा तो इसका मतलब कि हर जो भी डेटा स्ट्रक्चर उसमें यही ऑपरेशन परफॉर्म करने की, नाम वही है बट उसका परफॉर्म करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। यही सब ऑपरेशन हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे लगाएंगे और इन्हीं की ही एल्गो मतलब लिखी जाएगी पूरे डेटा स्ट्रक्चर में। उन्हीं एल्गो से फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैं इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें मैं जो भी वीडियो लेक्चर में इस डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अपलोड करूंगी तो मैं उसमें प्रोग्राम को भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि एल्गो का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एल्गो को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सी में, जैसे मोस्टली सी में करते हैं, तो अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप बहुत सीखोगे। बट आप जावा में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो मोस्टली मैं जो आप लोग को बताऊंगी वो सी लैंग्वेज में बताऊंगी। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आज आज के वीडियो लेक्चर में मैं ऑपरेशन तक ही अब बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस जो चैप्टर है उसके जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करूंगी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।